भारत पल्स पेश करता है एक ऐसी कहानी जिसे जानना सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आज हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। साल था 1947। पूरा भारत जल रहा था, दंगे हो रहे थे, खून बह रहा था। लोग अपने ही देश में पराये बन चुके थे और उस विभाजन की रेखा ने दो देश बनाए, भारत और पाकिस्तान। दुनिया ने देखा एक देश जो हजारों साल पुरानी सभ्यता था वो आजाद हुआ, और एक नया देश जो धर्म के नाम पर बना वो भी अस्तित्व में आया। लेकिन असली सवाल ये था, इन दोनों में से कौन सा देश बेहतर शुरुआत कर रहा था? कौन आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत था? क्या पाकिस्तान के पास ज्यादा संसाधन थे? क्या भारत बर्बादी की कगार पर था? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐतिहासिक सफर पर, तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों की रोशनी में। ये कोई राय नहीं, ये एक दस्तावेजी सच्चाई है। ब्रिटिश शासन ने क्या बनाया और किसके लिए? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तब उनका मकसद केवल व्यापार नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को एक आर्थिक प्रयोगशाला में बदल दिया। भारत की कृषि व्यवस्था को बदला गया ताकि यहां सिर्फ ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उगाया जाए। उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर भारत में ही कपड़ा बनने लगता तो ब्रिटेन का व्यापार ठप हो जाता। रेलवे और बंदरगाह बनाए गए, लेकिन ये भारतीय जनता के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापार को सुगम बनाने के लिए। औद्योगिक विकास, लेकिन एकतरफा 1880 से 1947 तक भारत में कुछ औद्योगिक संस्थान बने, लेकिन ये केंद्रित थे बॉम्बे, आज का मुंबई, कपड़ा उद्योग जमशेदपुर, टाटा स्टील कानपुर, अहमदाबाद, मिलों का निर्माण हावड़ा, लुधियाना, रेलवे कार्यशालाएं। अब गौर कीजिए, ये सारे क्षेत्र भारत में थे, पाकिस्तान में नहीं। आंकड़ा, ब्रिटिश भारत के कुल उद्योगों का लगभग 90% भाग आजादी के समय भारत के हिस्से में आया, जबकि पाकिस्तान को मिले केवल 10% से भी कम उद्योग, और वो भी ज्यादातर छोटे या असंगठित। भूगोल और संसाधनों का असमान वितरण। अब बात करते हैं जमीन और संसाधनों की। पाकिस्तान के हिस्से में आई ज्यादा उपजाऊ जमीन, ये सच है, लेकिन केवल उपजाऊ जमीन होना ही सब कुछ नहीं होता। भारत के हिस्से में आई कोयला खदानें, लौह अयस्क, आयरन ओर, हीरे और अन्य खनिज। पाकिस्तान के पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुत सीमित उपलब्धता थी। न कोई बड़ा कोयला भंडार, न लौह अयस्क, न ही कोई प्रमुख खदान। भारत के पास था कृषि भी और खनिज संसाधन भी। शहरों का विकास और शहरी आधार। ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े विकसित शहर थे कलकत्ता, अब कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई, मद्रास, अब चेन्नई, दिल्ली। ये चारों ही शहर भारत में थे। पाकिस्तान के पास केवल कराची, लाहौर यानी शहरी संरचना का तिहाई हिस्सा भी पाकिस्तान के पास नहीं था। कुल उत्पादन और कर प्रणाली। भारत ब्रिटिश शासन के अंत तक ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था बन चुका था। ब्रिटिश भारत की कुल औद्योगिक उत्पादन में भारत का हिस्सा था लगभग 90%। पाकिस्तान का हिस्सा 10% से भी कम। कर प्रणाली, टैक्स बेस और राजस्व वसूली की मशीनरी का बड़ा हिस्सा भी भारत के नियंत्रण में था। जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के पास केवल एक नया झंडा था, लेकिन भारत के पास एक पूरी आर्थिक मशीन थी। भारत बनाम पाकिस्तान। कौन था औद्योगिक और कृषि शक्ति का असली उत्तराधिकारी? औद्योगिक संपत्ति का बंटवारा। किसके हिस्से में क्या आया? अब सोचिए, जब एक घर टूटता है तो उसमें बर्तन, फर्नीचर, जेवर सबका बंटवारा होता है, लेकिन जब एक देश टूटता है तो बांटते हैं उद्योग, फैक्ट्रियां, कारखाने, मशीनें और उन सबको चलाने वाली स्किल्ड मैन पावर। भारत और पाकिस्तान के बीच भी यही हुआ। कुल औद्योगिक संपत्ति का वितरण। ब्रिटिश भारत के समय जो उद्योग बने थे उनमें से लगभग 90% भारत में थे। पाकिस्तान को मिला केवल 10% से भी कम। यहां तक कि जिन बड़े उद्योगों की बात पाकिस्तान करता है, जैसे कपास, गेहूं या गन्ना आधारित, वो भी सिर्फ कच्चा माल देते थे। उदाहरण, कपास पाकिस्तान में उगती थी, लेकिन कपड़ा बॉम्बे में बनता था। गन्ना पंजाब और सिंध में उगता था, लेकिन चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में थीं। भारत को मिले प्रमुख औद्योगिक केंद्र: जमशेदपुर, टाटा स्टील, देश की सबसे पुरानी स्टील फैक्ट्री, कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, कपड़ा उद्योग का केंद्र, हावड़ा और लुधियाना, मशीन निर्माण और रेलवे कार्यशालाएं, बनारस, मद्रास, लखनऊ,
ब्रासवेयर, चमड़ा और हथकरघा उद्योग। बॉम्बे, मुंबई, ऑटोमोबाइल असेंबली, तेल रिफाइनरी और जहाज निर्माण। पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ 4 से 5 छोटे स्तर के सीमेंट, चीनी और कपड़ा कारखाने। इनमें से ज्यादातर प्री इंडस्ट्रियल स्तर के थे, यानी बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते थे। कोई भी हैवी इंडस्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। परिणाम, पाकिस्तान को कपड़ा बनवाने के लिए भी मशीनें भारत से मंगवानी पड़ी। पाकिस्तान को अपने देश में लोहे के उपकरण बनाने के लिए भारत से स्टील आयात करना पड़ा। मैनपावर और स्किल्स का पलायन। बड़े औद्योगिक शहर भारत में थे, तो स्किल्ड वर्कफोर्स भी वहीं था। जो लोग पाकिस्तान गए उनमें से अधिकतर थे किसान, दुकानदार, धार्मिक नेता या नौकरशाह, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल प्लानर्स। इनमें से अधिकांश भारत में रह गए। नतीजा, भारत के पास था संसाधन, मशीन, उद्योग और चालाक दिमाग। पाकिस्तान के पास था केवल कच्चा माल और धार्मिक भावना, कृषि और खाद्य सुरक्षा, उपजाऊ जमीन या व्यवस्था। बहुत लोग कहते हैं पाकिस्तान के पास तो बहुत उपजाऊ जमीन थी, पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र। सही है, लेकिन सवाल यह है, क्या केवल उपजाऊ जमीन होना ही कृषि शक्ति की निशानी है? भारत में क्या था? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्र, जहां हर मौसम में अलग अलग फसलें होती थीं। सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और बांध मौजूद थे। भारत में कृषि को समर्थन देने वाली संस्थाएं पहले से मौजूद थीं। जल संसाधनों की सच्चाई, पाकिस्तान की नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब तो थीं, लेकिन ये नदियां भारत से निकलती थीं। मतलब पाकिस्तान की खेती की आधारशिला भारत के ऊपर निर्भर थी। आज जिस इंडस वाटर ट्रीटी की बात होती है, उसका बीज तो 1947 में ही बोया गया था। खेती की तुलना आंकड़ों के साथ, भारत के पास थी लगभग 25 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि। पाकिस्तान के पास थी लगभग 5 करोड़ एकड़। भारत के पास कुल कृषि योग्य भूमि 5 गुना अधिक थी। खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण क्षमता, भारत में गेहूं, चावल, बाजरा, दालें, हर प्रकार की फसलें, खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम, रेल नेटवर्क, वितरण तंत्र। पाकिस्तान में मुख्यतः गेहूं और कपास, कोई राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क नहीं। खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था, बहुत कमजोर कृषि उपकरण और तकनीक। भारत के पास खेती में ट्रैक्टर, हल और सिंचाई के साधनों का बेहतर वितरण था। कई क्षेत्रों में कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज चल रही थीं। कृषि अनुसंधान केंद्र और विश्वविद्यालय पहले से भारत में स्थापित थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। खेती सिर्फ जमीन से नहीं, व्यवस्था से होती है, और व्यवस्था भारत के पास थी, जबकि पाकिस्तान बस आशा और पानी की धाराओं पर निर्भर था। पैसा किसके पास था? बैंकिंग और बुनियादी ढांचे की असली तस्वीर। अध्याय 4, मुद्रा, बैंकिंग और आर्थिक आधार। एक नया देश बनाना आसान है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी करना सबसे कठिन होता है। इसी थी 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसका सबसे बड़ा संकट क्या था? उसके पास ना तो अपनी मुद्रा थी, ना ही अपना केंद्रीय बैंक। भारत बना पाकिस्तान का पहला बैंकर, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, पाकिस्तान की मुद्रा और बैंकिंग सिस्टम को प्रारंभ में संभाल रहा था। 1 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान का सारा मौद्रिक नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में था। सोचिए, एक नया देश जिसकी फाइनेंशियल रीढ़ भी दूसरे देश के हाथों में हो, वो कितना स्वतंत्र होगा। 55 करोड़ रुपए की कहानी। पाकिस्तान को भारत के कुल खजाने से 55 करोड़ रुपए दिए जाने थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली घुसपैठ शुरू कर दी। भारत सरकार ने यह राशि रोक दी। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में सत्याग्रह किया और अंततः भारत ने ये पैसे पाकिस्तान को दे दिए, वो भी ऐसे समय में जब भारत खुद शरणार्थियों, दंगों और खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। पाकिस्तान का बैंकिंग संकट। पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना करनी पड़ी 1 जुलाई 1948 को। शुरुआत में उसे चलाने वाले अधिकतर लोग या तो भारत से भेजे गए थे या जिन्हें बैंकिंग का अनुभव ही नहीं था। मुद्रा छापने की मशीनें, सिक्के ढालने की टकसाल, नोट छापने की प्रेस, इनमें से कोई भी पाकिस्तान में नहीं थी। भारत का फाइनेंशियल सिस्टम भारत के पास, रिजर्व बैंक शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियां, यह पूरा तंत्र 1 सदी से अधिक पुराना और अनुभवी था।
नतीजा, जब एक और पाकिस्तान बैंकिंग के अक्षरों को जोड़ना सीख रहा था, भारत तब तक वित्तीय गाथाएं लिख चुका था। आधारभूत संरचना और शहरी विकास, सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों से देश का भविष्य बनता है। और जब एक देश बनता है तो उसकी रीढ़ होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, रेलवे लाइनें, हवाई अड्डे, बिजली, संचार व्यवस्था। अब आइए देखें कि आजादी के समय भारत और पाकिस्तान की संरचना में कितना अंतर था। रेलवे नेटवर्क की तुलना भारत में ब्रिटिश काल में बनी 1 लाख मील से ज्यादा लंबी रेलवे लाइन, लगभग 70% रेल लाइनें भारत के पास रहीं। लगभग सभी रेल इंजन और निर्माण कार्यशालाएं भारत में थीं। रेलवे कारखाने जमालपुर, वर्धा, चेन्नई, बड़ौदा पाकिस्तान में। रेल नेटवर्क सीमित और पुराना रेल इंजन की मरम्मत के लिए भारत पर निर्भरता, कोई भी रेलवे इंजन निर्माण कारखाना नहीं। बंदरगाहों और समुद्री संपर्क, भारत के पास बॉम्बे पोर्ट, सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, कोचीन पोर्ट। तटीय राज्यों का मजबूत नेटवर्क पाकिस्तान के पास सिर्फ कराची पोर्ट, और वो भी सीमित क्षमता वाला। बाकी देश में कोई अन्य बड़ा बंदरगाह नहीं था। सड़कें और हवाई अड्डे, भारत के पास था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से पेशावर तक जाती थी। नेशनल हाईवे सिस्टम की नींव ब्रिटिश भारत में भारत के हिस्से में पड़ी। हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, सब भारत में। पाकिस्तान कुछ क्षेत्रीय हवाई पट्टियां, पक्की सड़कें कम, और वह भी सीमित शहरी इलाकों में। बिजली और टेलीफोन नेटवर्क भारत में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे भाखड़ा नांगल योजना स्तर पर। टेलीफोन नेटवर्क का फैलाव, टेलीग्राफ और रेडियो सेवा पाकिस्तान में। सीमित बिजली संयंत्र, संचार नेटवर्क का लगभग कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं। शहरी विकास और संस्थान भारत में। कोलकाता प्रशासनिक राजधानी, मुंबई औद्योगिक राजधानी, दिल्ली राजनीतिक राजधानी, चेन्नई दक्षिण का व्यापारिक केंद्र, ये सभी शहर थे विश्व स्तरीय संस्थानों और वैश्विक व्यापार से जुड़े। पाकिस्तान में केवल कराची और लाहौर ही बड़े शहरी केंद्र थे। कोई वैज्ञानिक संस्थान, कोई आईआईटी, आईएम स्तर की संस्था नहीं भारत के पास था। तंत्र, संसाधन और दिशा पाकिस्तान के पास था। केवल शुरुआत करने की कोशिश। झंडा फहराना आसान है, लेकिन एक अर्थव्यवस्था चलाना वह वर्षों की मेहनत मांगता है। अब हम बात करेंगे उन आंकड़ों। कुल राष्ट्रीय आय, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1947 में भारत की कुल राष्ट्रीय आय थी लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर उस समय की कीमतों पर, जबकि पाकिस्तान की कुल राष्ट्रीय आय थी लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास। तुलना, भारत की जीडीपी थी पाकिस्तान से लगभग 7.5 गुना अधिक, और वो भी तब जब भारत शरणार्थियों, दंगों और विभाजन के आघात से गुजर रहा था। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी लगभग 220 अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय लगभग 150 अमेरिकी डॉलर, यानी भारत में प्रति नागरिक औसतन $70 अधिक कमाता था। और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब संसाधनों और सामाजिक विकास की बात आती है। औद्योगिक उत्पादन में अंतर, ब्रिटिश काल में भारत कपास और कपड़ा निर्माण में एशिया में अग्रणी था। इस्पात उत्पादन में दक्षिण एशिया का एकमात्र केंद्र था। कोयला, लोहा और अन्य खनिज उत्पादन में सबसे ऊपर। आंकड़े, भारत का औद्योगिक उत्पादन पाकिस्तान की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक था। भारत के पास थीं 300 से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां, पाकिस्तान के पास थीं केवल 25 के करीब। कर राजस्व और बजट तुलना, भारत की कुल वार्षिक टैक्स वसूली थी लगभग 600 करोड़ रुपए 1947 के मूल्यों पर। देशों की ताकत उनके हथियारों से नहीं, बल्कि उनके बजट से मापी जाती है। और इस अध्याय में आंकड़ों ने साफ कर दिया, भारत का बजट, उत्पादन, कमाई और टैक्स प्रणाली हर मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे थी। सामाजिक पूंजी और संस्थागत शक्ति, देश की असली ताकत उसके संस्थानों में होती है। स्कूल, कोर्ट, अस्पताल और संविधान। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो न दिखाई देती है, न छपी होती है, पर जिसका असर होता है हर नागरिक पर। सोशल कैपिटल। भारत के पास क्या संस्थाएं थीं? संविधान सभा, जिसने भारत का संविधान तैयार किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स,
जो पहले से ब्रिटिश न्याय प्रणाली से प्रशिक्षित थीं। यूनिवर्सिटीज: कलकत्ता विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा: भारत के पास थीं लगभग 50 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थाएं। पाकिस्तान के पास थीं केवल 3 प्रमुख विश्वविद्यालय, और वह भी भारत से अलग होकर ही अस्तित्व में आए। स्वास्थ्य और चिकित्सा ढांचा: भारत में सैकड़ों जिला अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, नर्सिंग स्कूल, बड़े शहरों में सर्जरी, एक्सरे और रोग जांच केंद्र पहले से मौजूद। पाकिस्तान में जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचा, लगभग शून्य दवाइयों और डॉक्टरों के लिए भारत पर निर्भरता। मीडिया, प्रेस और रेडियो नेटवर्क भारत के पास था। ऑल इंडिया रेडियो, समाचार पत्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क और प्रशिक्षित पत्रकार। पाकिस्तान के पास न कोई रेडियो चैनल था, न स्वतंत्र समाचार एजेंसी, लोकतंत्र और राजनीतिक प्रशिक्षण। भारत में नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर जैसे अनुभवी नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संगठित और सशक्त राजनीतिक पार्टी। पाकिस्तान में जिन्ना के अलावा कोई मजबूत राष्ट्रीय नेता नहीं था। मुस्लिम लीग थी तो सही, पर विचारधारा केवल अलगाव थी। प्रशासन नहीं, संविधान से लेकर विश्वविद्यालय तक, अदालतों से लेकर संसद तक, भारत के पास हर वह ढांचा था जिसे चलाकर एक राष्ट्र खड़ा किया जा सके। जबकि पाकिस्तान एक भावना था, एक निर्माणाधीन ढांचा। एक झंडा और राष्ट्रगान देश नहीं बनाते, दिशा और नेतृत्व बनाता है। दौर के निमिष भारत की शुरुआत। लोकतंत्र की नींव पर भारत ने आजादी के साथ ही जो रास्ता चुना वह कठिन था। लोकतंत्र, संविधान और समावेशिता का रास्ता। भारत के पास थी एक निर्वाचित संविधान सभा जिसने लगभग 3 वर्ष तक विचार कर संविधान तैयार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता, जो आजादी से पहले भी 20 वर्षों से अधिक समय तक प्रशासन, आंदोलन और वैश्विक राजनीति से जुड़े थे। सरदार पटेल, जिन्होंने 550 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये राष्ट्र निर्माता थे। पाकिस्तान, धर्म पर आधारित नेतृत्व का संकट। पाकिस्तान का निर्माण एक धार्मिक राष्ट्र के रूप में हुआ था, लेकिन वह राष्ट्र कैसे चलेगा, इसकी कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना के पास थी दूरदृष्टि, पर स्वास्थ्य बेहद खराब था। जिन्ना की मृत्यु हो गई केवल 13 महीने बाद, यानी पाकिस्तान की आजादी के लगभग 1 वर्ष और 1 महीना बाद। परिणाम, संविधान नहीं बना। पाकिस्तान का पहला संविधान बना 1956 में, यानी भारत से 6 वर्ष बाद, और उसके केवल 2 वर्षों बाद ही 1958 में मार्शल लॉ लागू हो गया। संविधान, चुनाव और नागरिक अधिकारों की तुलना। विषय भारत पाकिस्तान। संविधान लागू जनवरी 1950, मार्च 1956 पहला, चुनाव 1952, 1958 में ही सेना आ गई। प्रधानमंत्री बदलने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सैन्य शक्ति, तख्ता पलट, नागरिक स्वतंत्रता पूरी तरह संरक्षित, सीमित। खासकर अल्पसंख्यकों के लिए भारत बना एक ऐसा देश जो विचारों से चला। पाकिस्तान बना ऐसा राष्ट्र जो धर्म से शुरू हुआ और सेना से चला। मिथक, भ्रम और झूठे नैरेटिव। अगर आप इतिहास नहीं जानते तो कोई भी आपको झूठा गौरव दे सकता है। आज भी सोशल मीडिया पर कई लोग कहते हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले बेहतर थी, भारत ने पाकिस्तान को लूटा। भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देना चाहता था। तो आइए इन झूठों को तथ्यों से तोड़ते हैं। मिथक, पाकिस्तान की शुरुआत भारत से बेहतर थी। तथ्य, जीडीपी, उद्योग, टैक्स, बैंक, रेल, बंदरगाह, हर मोर्चे पर भारत आगे था। पाकिस्तान के पास केवल कच्चा माल और एक धार्मिक पहचान थी। मिथक, भारत ने पाकिस्तान को पैसा देने से इनकार कर दिया था। तथ्य, भारत ने कुल 700 करोड़ रुपए में से 545 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए थे। अंतिम 55 करोड़ रुपए की राशि भारत ने कश्मीर में हमले के, फिर भी महात्मा गांधी के आग्रह पर भारत ने वो पैसा भी दे दिया। पाकिस्तान ने कपास से भारत को कमाया, भारत ने बदले में धोखा दिया। तथ्य, पाकिस्तान में कपास था पर कपड़ा बनाने की मिलें नहीं थीं। भारत ने उनका कपास खरीदा, मिलों में कपड़ा बनाया, फिर पाकिस्तान को ही वापस बेचा। यानी भारत उनका ग्राहक भी था और निर्माता भी। भारत आज भी मुस्लिम विरोधी है, पाकिस्तान मुस्लिमों का रक्षक। तथ्य,
भारत में आज भी 20 करोड़ से अधिक मुस्लिम नागरिक रहते हैं, यानी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से भी अधिक। भारत में है मुस्लिम सांसद, फिल्म स्टार, राष्ट्रपति और न्यायाधीश। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की संख्या स्वतंत्रता के समय से घटकर 5% से भी कम रह गई है। इतिहास को झूठ बोलने वालों से मत सुनिए, क्योंकि वो केवल गर्व बेचते हैं, सच्चाई नहीं। वक्त सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन कौन पास होता है यह तय होता है उसकी नींव से। अब जब हम लगभग 7 दशकों से अधिक आगे आ चुके हैं, तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखें भारत और पाकिस्तान की अब तक की यात्रा। भारत, एक आर्थिक शक्ति का उदय। भारत आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आईटी, फार्मा, अंतरिक्ष, रक्षा, ऑटोमोबाइल, हर क्षेत्र में अग्रणी भारत में आज हैं। 8,000 से अधिक बड़े उद्योग, 30 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, विश्व स्तरीय संस्थान, आईआईटी, आईआईएम, आईएसआरओ, डीआरडीओ। लोकतंत्र ने भारत को संविधान, बहुलता और अवसरों से जोड़कर रखा। पाकिस्तान, एक स्थायी अस्थिरता में फंसा देश। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग $350 अरब के आसपास है। चीन, आईएमएफ और सऊदी अरब से ऋण पर निर्भर 3 बार सेना ने लोकतंत्र को पलट दिया। धार्मिक कट्टरवाद, अल्पसंख्यकों पर हमले और सांप्रदायिक असहिष्णुता। कश्मीर की नीति ने पाकिस्तान को आंतरिक विकास से भटका दिया। सामाजिक संकेतक, सोशल इंडिकेटर्स। संकेतक भारत पाकिस्तान। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 70 वर्ष, लगभग 67 वर्ष। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट लगभग 78%, लगभग 57% महिला भागीदारी लगातार बढ़ती हुई बहुत कम। कई क्षेत्रों में वर्जित वैज्ञानिक शोध, RDISRO, DRDO, AIMS, CSIR। सीमित निवेश, कोई वैश्विक पहचान नहीं। भारत ने धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान ने धर्म से ही राष्ट्र की नींव रख दी। और 7 दशक पहले 2 देश एक साथ बने। एक ने संविधान चुना, दूसरे ने धर्म। एक ने कहा हम सब भारतवासी हैं, दूसरे ने कहा हम सिर्फ मुसलमान हैं। एक ने संविधान, संसद, न्यायालय और विश्वविद्यालय बनाए, दूसरे ने सेना, मस्जिद और ISI को सत्ता में बिठाया। परिणाम आज दुनिया के सामने है। भारत के लिए संदेश, अगर भारत आज मजबूत है तो वह केवल सेना से नहीं, संस्थानों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, डॉक्टरों और वोटरों की वजह से है। और हमें इन्हें बचाना है ताकि अगली पीढ़ियां धर्म से नहीं, विकास से प्रेरित हो। अंतिम प्रश्न दर्शकों से, क्या आप चाहते हैं कि भारत भी एक दिन पाकिस्तान जैसी दिशा में चला जाए, या फिर आप खड़े होंगे उन मूल्यों के साथ जो भारत को भारत बनाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे जरूरी, सोचिए, सवाल पूछिए और सीखते रहिए।